जनरल क्वेश्चन पेपर की तरह यहाँ पर प्रश्न इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सभी लोग देख लीजिएगा जिनका भी 21 अगस्त 2024 को, 25 अगस्त 2024 को या फिर 28 अगस्त 2024 को पेपर है। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 से रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। पहला प्रश्न है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। और हाँ, सेशन जब समाप्त होगा तो आप सभी लोग जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं वो अपना अपना स्कोर जो है जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और भी नेशनल पार्क हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है और पन्ना नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप मध्य प्रदेश से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, वृत्त का परिमाप आपको पता है 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है और क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। अब कह रहे हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल जो है ये संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। मैंने यहाँ पर इनको बराबर कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 आर है और यहाँ पर 2 आर है, तो यहाँ पर बचेगा 1 आर। तो बच गया कितना? 2 इक्वल टू इधर 2 बचा और इधर कितना बच गया? आर बच गया, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया? 2 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में 2 इकाई दिया गया है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां आर जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। अब आपने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है आपको याद होगा कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो ये कितना होता है? F इक्वल टू कितना होता है? F इक्वल टू होता है G। अब G क्या है? यहाँ पर देखिए G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। F इक्वल टू G। और अभी मैंने आपको बताया भी है कि दो वस्तुओं के बीच जब आकर्षण बल लगता है तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी कि ये पहला पिंड का द्रव्यमान m1 और ये दूसरा पिंड का द्रव्यमान m2, इनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ r देखिए दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/r² इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से ये जो जी है इसका वैल्यू पूछा जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻, ध्यान रखेंगे -11, और यूनिट ज़्यादा ध्यान रखना है, यूनिट बदल दिया जाता है। ये मान आपको मिल भी जाएगा तो यूनिट चेंज कर दिया जाता है। यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध जो है ये भारत का ये हीराकुंड बांध है। ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्लियर। अच्छा, टिहरी बांध भी आजकल पूछा जा रहा है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। भागीरथी आप पहले से जानते हैं, इसमें ऐड कर लीजिए भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है टिहरी बांध। अच्छा, खड़गवासला बांध कहाँ पर है? तो खड़गवासला बांध महाराष्ट्र में है और ये मूठा रिवर पर है। मूठा रिवर पर है, मूठा नदी पर है। क्लियर। मूठा नदी मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, मूठा नदी पर है। अच्छा, धौली गंगा नदी पर ही है, उत्तराखंड में है। क्लियर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा आप सभी पर।
देखिए कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे कितना में बेचता है, 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 4200 इसका क्या है, अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर 4200 माइनस कर दीजिए आप 3696, ये कितना आएगा माइनस करेंगे, तो चलिए माइनस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आएगा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये फिर 9 हो जाएगा तो 0, और 11 में से 6 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 504 रुपया जो है यहाँ पर इसको छूट मिला। कितना, 504 रुपया। अब देखिए कितना आसान है, अंकित मूल्य कितना है, 4200 रुपया है, कितना प्रतिशत छूट पूछ रहा है, तो 100 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 42 एकम 42 हो गया, बचा इधर 8, तो ये 84 हो गया, 42 दूना 84, यानी कि 12% का इसमें छूट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों का योग होता है, दो पूरक कोणों का योग, ठीक है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो पूरक कोणों का योग जो होता है ये 90 डिग्री होता है, और दो संपूरक कोणों का योग अगर पूछेगा तो 180 डिग्री, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी भी होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बेरोजगार है या उस बिंदु पर अनावश्यक रूप से कार्य कर रहा है जहां उत्पादकता लगभग शून्य है, ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो ऐसा कंडीशन जो केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश का प्रश्न है, यहाँ पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। ही सॉ डैट द क्लॉक, खाली स्थान है, स्टॉप्ड, ठीक है, ही सॉ डैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड होगा, हैड का इस्तेमाल होगा, ठीक है, हैड का इस्तेमाल होगा, उसने देखा कि घड़ी बंद हो गई थी, ठीक है। चलिए भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, ठीक है, लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वीएस रामा देवी हैं, वीएस रामा देवी हैं, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अच्छा विजया लक्ष्मी पंडित, इनके बारे में भी जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सुचेता कृपलानी, यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए खाली स्थान है, जैसे 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 सरल जीवों को यदि आप टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, तो ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह क्या है, तो ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया जो है ऐसा जीव है जिसको हम अगर टुकड़ों में काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर फिर उसी तरह का बन जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। अब यहाँ पर देखिएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैंने आपको बताया है ना, हिंदी में दिया गया है साम्यवाद घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो हैं ये कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स की रचना है, दास कैपिटल, इससे भी आप याद रखेंगे, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। और कार्ल मार्क्स जो थे ये वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे तो कार्ल मार्क्स थे। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए वेब दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी कि इसका मिलता जुलता शब्द, यानी कि आप सिनोनिम्स इसको कह सकते हैं। वेब का सिनोनिम्स होता है सरेंडर करना, ठीक है, सरेंडर करना यानी गिव अप करना, क्लियर। चलिए भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर पूछेगा कि अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, जो अरब सागर, भारत के समुद्र जो प्रायद्वीपीय तट है और उत्तर पूर्व में असम के क्षेत्र में भी पाया जाता है। और सदाबहार वन का छोटा सा अवशेष के रूप में उड़ीसा में भी पाया जाता है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे असम दिया गया है, ठीक है। असम में और अंडमान निकोबार में पश्चिमी तट पर पाया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति जो हैं ये कौन हैं? तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। जाकिर हुसैन जो थे ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि बिहार के कौन से राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, तो आजकल रामनाथ कोविंद जी का नाम ज़्यादातर ऑप्शन में दिखता है, लेकिन जाकिर हुसैन भी थे, तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म जो है यह 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में, ठीक है। इसीलिए 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, और ये भारत के पहले कौन थे? विधि मंत्री थे, क्लियर, स्वतंत्र भारत के। उसके बाद देखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम, खाली स्थान है, टू बिहेव प्रोपरली। दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रोपरली, हाउ टू बिहेव प्रोपरली, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? आविनियो है फ्रांस का, कहाँ का है? फ्रांस का है, क्लियर। ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस का आविनियो प्रमुख कला केंद्र है। चलिए, एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, वह क्या है? कह रहे कि समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो वह क्या है? वर्ग है, समलंब है, पतंग है या डार्ट है? तो निश्चित रूप से यह एक वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग होगा इसका राइट आंसर। चलो, उसके बाद देखिएगा कि द रूल इज एप्लीकेबल, खाली स्थान, ऑल ऑफ अस। द रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, ठीक है, सभी के लिए जो रूल है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो टू का इस्तेमाल होगा। दिस रूल इज, यह रूल जो है यह सभी के लिए एप्लीकेबल है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष यह 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 17 मई को क्या मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई के दिन। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? तो आपको पता है कि ध्वनि को संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि तो निर्वात में गमन ही नहीं करती है। सबसे तेज संचारित होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। इसका उल्टा प्रकाश होगा। प्रकाश सबसे तेज कहाँ संचारित होगा? तो प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है कि वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है, ध्यान देंगे, वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। वृष्टि छाया कम वर्षा क्षेत्र है, ठीक है, ऐसा नहीं आप अधिक वर्षा पर मत लगा दीजिएगा, कम वर्षा क्षेत्र है यह। उसके बाद देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। अच्छा, कौन से मूल अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, यह आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दे देंगे, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में यह उल्लेखित किया गया है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा के खतरे हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 352 में है, ठीक है। 356 में क्या है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके दौरान जो है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति शब्द का विशेषण जो होगा फ्रेंड्स, ये सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन कैचेज थीव्स। बताइए, इसका आपको
पैसिव पैसिव बताना है, इसका पैसिव बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़ करके आंसर बताइएगा। देखिए थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 जूल बराबर होता है। अब 1 जूल बराबर होता है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जूल जो है ये किसका मात्रक है, तो ये कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे आप कि कार्य बराबर क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। अच्छा अब देखिएगा 1 जूल बराबर कितना होता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, 24 कैलोरी होता है। ठीक है, अच्छा 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.18 जूल होता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, अब देखिए 2 3 5 5, फिर यहाँ पर देखिए 3 है, फिर यहाँ 5 5 10 है, फिर 10 7 17 है, 17 और 8 एक मिनट 17 और 9 26 है। ठीक है, और 26 और 11 37 है। देखिए 3 5 7 9 11, अब अगला जो होगा 13 होगा, तो 37 और प्लस 13 करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि 50 राइट आंसर हो जाएगा। विफलता का विपरीतार्थक शब्द बताना है, बताइए। इसका विलोम शब्द विफलता का सफलता होता है, सिंपल सा है। अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का भी तत्कालिक कारण और द्वितीय विश्व युद्ध का भी तत्कालिक कारण, दोनों ध्यान रखना है। ये प्रश्न बार बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दूसरा विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था ये जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, यानी कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था कब, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन सन 1935 में किया था। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी कब, तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है, और इसी वर्साई की संधि का उल्लंघन जर्मनी ने 1935 में किया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया। पहला विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है, पहला विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए पहला विश्व युद्ध का कारण मैंने बताया है, दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड ही इसका नाम होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, या ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डी से संबंधित बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। अब देखिए झूम कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि। अब देखिए पहाड़ी इलाकों पर जो होता है इसको झूम कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को, पहाड़ी ढलानों पर। और इसी झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए झारखंड में इसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है। अच्छा पामलू जो होता है, झूम कृषि को मणिपुर में पामलू कहा जाता है, मणिपुर में पामलू कहा जाता है। और झूम कृषि को दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है, लेकिन मेनली आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। क्लियर है, चलिए। अच्छा आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। मेरी माँ ने तुमको बुलाया है आज। ठीक है, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। आ रही कवि की सवारी में बादलों की एकरूपता किससे की गई है, तो देखिए यह कविता जो है यह हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित है। और आ रही रवि की सवारी, इसमें कवि ने बादलों की एकरूपता
अनुचरों से की हैं। अनुचरों राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह किस में विकसित होता है? तो निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है, तथा यह बीज में विकसित होता है। तो राइट आंसर इसका बीज हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर कमेंट करके। अच्छा, भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है? स्थल की सीमा की कुल लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? मैंने अभी बताया था दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी ने किया था। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विद्वान का विलोम क्या होता है? तो सिंपल सा, विद्वान का मूर्ख ही तो होगा उल्टा शब्द। कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। अच्छा, ये हिंद चीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? तो हिंद चीन में 3 देश आते थे। कौन कौन से देश हैं? नाम जरा उनका ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 3 देश जो हैं ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये हिंद चीन के अंतर्गत आते थे। और ये यूरोपियन व्यापारी जो सबसे पहले हिंद चीन आए थे ये पोर्तुगीज थे, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है। अच्छा, वास्को डिगामा जो है भारत कब आया था? तो भारत आया था 1498 में वास्को डिगामा। क्लियर? चलो उसके बाद देखिएगा कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को। ठीक है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय स्थित है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य जो स्थित हिमालय है उसको असम हिमालय कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में लगातार पूछा जा रहा है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात? तो आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका 2 वर्ष हो जाएगा। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो इनको घोषित किया गया था 1871 में। कब? 1871 में वर्साय में। कहाँ पर? वर्साय में। वर्साय में एक सभा का आयोजन किया गया था 1871 में, और वहीं पर प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। देखिए एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा, ABC। क्लियर? और दूसरा ट्रायंगल है PQR, दूसरा ट्रायंगल है PQ और R। अब इसमें क्या कह रहा है कि एंगल BC बराबर है PQ का, यानी कि ये जो BC है ये BC ये बराबर है PQ का। कह रहा है कि एंगल C बराबर है एंगल Q का। एंगल C जो है ये बराबर है एंगल Q का, यानी कि एंगल C एंगल Q के बराबर है। कह रहा है कि दोनों त्रिभुज में भुजा कोण भुजा सर्वंग सामता जो होती है वो उसके लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए? तो इसमें देखिए क्या होता है कि भुजा कोण और भुजा, तो एक भुजा बराबर होगा एक भुजा बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा ये कोण बराबर होगा, यानी कि कोण से संलग्न जो है यही वाला भुजा फिर से बराबर होना चाहिए। यानी कि QR बराबर कितना होना चाहिए? AC होना चाहिए। QR यानी कि RQ बराबर AC, ये वाला कंडीशन सही है। चलिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, न्यूटन मीटर मैंने अभी बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए किलोवाट घंटा ये भी होता है, किलोवाट नहीं है। किलोवाट जो है फ्रेंड्स ये पावर का, ये शक्ति का यूनिट है। पावर यानी कि शक्ति का यूनिट है किलोवाट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब एक किस प्रकार का अधिकार है? तो पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन फ्रेंड्स इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार की सूची में रख दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है,
चलिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 900 किलोमीटर की चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन। तो फ्रेंड्स, ये चार धाम जो है ये आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। ये उत्तराखंड में निर्माणाधीन थी। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कंडरा और स्नायु, उपास्थि और एरिओलर ऊतक दिया गया है। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में ना देकर के हिंदी में देने से कठिनाई हो गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है कौन, तो अस्थि से मांसपेशियों को टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। और यहाँ पर हिंदी दे दिया गया है, तो हिंदी जब दे दिया गया है तो इसको हम लोग स्नायु कहते हैं। ठीक है, अस्थि यानी कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है स्नायु, और हड्डी को हड्डी से कंडरा यानी कि लिगामेंट्स जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, जिसको कि कंडरा कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो किसी भी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथ में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि देश में सभी उत्पादन के साधनों से आय, ठीक है, तो उत्पादन के साधनों से आय हो जाएगा। देश के जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनसे आय। अगला प्रश्न कि व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है एक्चुअली, ये जो है फ्रेंड्स, ये किसी कक्षा का, ये पाठ्यक्रम का, ये एक कविता कहिए या फिर आप पोएम कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, जो भी है वहाँ से उठा करके ये दिया गया है। तो ये मिस्टर गेस्लर जो थे ये स्टारवेशन के चलते मरे थे। ठीक है, भूख के चलते। तो स्लो स्टारवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लो स्टारवेशन। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे और यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में क्या हो जा रही है? ये 5 वर्ष में ये दुगुनी हो जा रही है। तो 20 वर्षों के पश्चात कितनी हो जाएगी? जब 5 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है तो ऑब्वियसली 20 वर्ष में यह 16 गुनी हो जाएगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। तो 12,000 गुना 16 कर दीजिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, 1,92,000 रुपया। रबर खाली स्थान दिया गया, फसल है। रबर, चाय, कॉफ़ी, नारियल, ये सब जो है फ्रेंड्स यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र के फसल है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के फसल है रबर, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, नारियल भूमध्य रेखीय क्षेत्र के फसल हैं। आहार नाल मूल रूप से खाली स्थान दिया गया, फिर से कहाँ तक, मतलब आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है। तो ये मुख से लेकर के गुदा तक, मुख से लेकर के यानी मुंह से लेकर के गुदा तक। ठीक है, चलिए उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और यह जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। क्लियर, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। तो भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का भूमध्य सागर। चलिए अगला प्रश्न है कि खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर, एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। अत्यधिक छोटा होता है। तो फ्रेंड्स यह उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कि विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश कहलाता है, बताइए। तो देखिए विदेशी निवेश क्या है? एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यह आपका बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा किया गया निवेश। प्रथम टीका विकसित किया था। अच्छा, टीकाकरण का खोज मैंने बताया है एडवर्ड जेनर ने किया था, यानी कि पहला टीका इन्हीं ने, एडवर्ड जेनर ने ही विकसित किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो देखिए 26 नवंबर के दिन ही, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से, या कहिए कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को
भारतीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है और परिणाम क्या आते हैं? 70 बार चित आता है और 23 बार पट आता है। तो सिक्के की एक उछाल में चित आने की संभावना, चित कितना है? 70 बार, और इसकी संभावना उछाला कितना गया है? तो 40 बार। तो 70/40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर पूछता पट आने की संभावना तो 23/40 होता। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, एक बक्सा टाइगर रिजर्व भी है, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, याद रखेंगे, बक्सा या बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है। चलिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किस प्रकार की विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है? सुरक्षा करती है। तो आपको पता है कि ये परावैंगनिक किरण है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? अच्छा, मनरेगा, मनरेगा यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी जानना चाहिए आपको। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे लॉन्च किया गया था सन 2006 में। ठीक है, याद रखेंगे, इसे भी लॉन्च 2006 में किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है कितने दिनों का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काम दिया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? 100 दिन का काम दिया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि हु वाज ब्लाइंड इन स्टोरी, स्टोरी है द आईज आर नॉट। ठीक है, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर, द आईज आर नॉट हियर, यह जो स्टोरी है यह रस्किन बॉन्ड की है। और इसमें पूछा गया हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, तो इसमें द नैरेटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैरेटर ब्लाइंड इन द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं? बादल के पर्याय पूछा गया है। तो बादल के पर्याय जो है ये क्या होते हैं? बादल के पर्याय जो शब्द नीरद, पयोद, मेघ, घन, वारिद, ये सब होते हैं। ठीक है, तो वारिद, नीरद, पयोद दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है यह अमेरिका का है। किसका है? विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है। चलिए, राइट आंसर इसका अमेरिका हो जाएगा। और लिखित संविधान ब्रिटेन का है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, सबसे लंबा, लेकिन सबसे पहले पूछा गया है तो ये अमेरिका में लागू हुआ था। और सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? संपीड़ित मैंने कल ही वाली वीडियो में बताया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो है कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो मीथेन होती है, CH4। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो ब्रह्मपुत्र जो है चीन में तिब्बत के पठार की मानसरोवर झील से निकलती है और इसको चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो के नाम से चीन में इसको जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें जब ये असम में आती है तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है ये मुंबई है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। दूसरा पूछा गया, दूसरा दिल्ली है। दूसरा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से, यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो कैलाश संखला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैलाश संखला को कहा जाता है। ठीक है। अब फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया तो ये कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है जादव पायोंग को। जादव पायोंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो ज्वेलरी वगैरह के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्वेलरी राइट आंसर हो जाएगा। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में मिलती है, अधातु पूछा गया। ये प्रश्न कई बार बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने भी कई बार इसको बताया है। तो ये अधातु है, तो अधातु जो है ये ब्रोमीन है। कौन सी है?
ब्रोमीन है, जो कि एक अधातु ब्रोमीन होती है और ये कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है। चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। देखिए करेक्ट है, व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये आपका द मून हो जाएगा करेक्ट आंसर, द मून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया, पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है, मतलब किस पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है? तो यह तेंदू है, ठीक है, तेंदू की पत्ती से बीड़ी बनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये आपको भी पता है, मौसिन राम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मौसिन राम, और मौसिन राम जो है ये मेघालय में है। अगला प्रश्न है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, उस एजेंसी का नाम क्या है जिसका मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये FCI है, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो मेरुरज्जु को कशेरुक दंड के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, कशेरुक दंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वह 72 रुपये में बेची गई है तो छूट प्रतिशत। पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था सेम वही तरीका निकालना है, 80 में से 72 घटा देना है, 8 रुपये का छूट है, 72 रुपये 80 रुपये अंकित मूल्य है, बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो उसके बाद देखिए मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह जो कविता है यह महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह संकलित जो है यह किस में है? यामा में, यामा में ये संकलित है। 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अब मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, शॉर्ट तरीका करे कि 2 वर्ष के लिए, अगर यहाँ टाइम 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप कैसे निकालेंगे? तो इसका अंतर होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं, PR/100 का स्क्वायर कर दीजिएगा। P यहाँ पर प्रिंसिपल है जो कि 4000 रुपया दिया गया है, तो सॉल्व कर लीजिए 4000, ठीक है, 4000 एक और 0 बढ़ा लीजिए। R रेट दे रखा है 5%, 5/100 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 20/100 हो जाएगा, यानी कि नीचे हो गया आपका 4000, ऊपर हो गया 4000, नीचे आ जाएगा 20 का मैंने 1/20 का स्क्वायर, तो 2 बार हम 20 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0, क्लियर, 2 दूना 4, यानी कि ये 4 भी कैंसिल हो गया, बच गया ऊपर कितना, 1 0 बच गया, 10 बच गया, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? चारे के रूप में खरीफ की फसल जो है ये कौन सी ली जाती है इसमें से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खरीफ की फसल ज्वार और बाजरा पशुओं के चारे में उपयोग ली जाती है, ज्वार और बाजरा का। ठीक है। चलिए माली मालिन में कौन सा समास है? माली मालिन में समास कौन सा है? तो इसमें जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों पद इसका प्रधान है, मालिन और मालिन दोनों द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए नहीं पूछ लिया गया है रासायनिक परिवर्तन, बताएंगे इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन है? उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। भारत सरकार की प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो लीगल ऑफिसर जो होता है ये महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी वर्तमान में महान्यायवादी हैं भारत के, R वेंकट रमनी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है। पद्मश्री रामचंद्र मान ये लौंडा नाच के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो लोक नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बिहार के हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलालगढ़ किला बिहार की किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला जो है यह बिहार की किस जिले में है? जलालगढ़ किला दरअसल मुगल काल के दौरान एक सैनिक छावनी हुआ करता था, और यह बिहार के पूर्णिया में है जलालगढ़। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है?
करेंसी नोट जो है यह आरबीआई जारी करती है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ध्यान रखेंगे आरबीआई। शक्तिकांत दास आरबीआई के अभी गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। बहुत लोग शशिकांत पढ़ते हैं, शशिकांत भी ऑप्शन में रहेगा भाई, ये गलत हो जाएगा। शक्तिकांत दास। चलिए, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है बताइए। सामाजिक न्याय से मतलब क्या है कि एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता सबसे कम हो, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिक एक साथ समान व्यवहार से रहते हों। ठीक है, यही तो है इसका मतलब। तो इसका मतलब इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव से सभी नागरिक साथ समान व्यवहार से रहते हैं। वह राज्य युग जहाँ कंटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वह राज्य कौन सा है बताइए? वह राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह राजस्थान और गुजरात है जहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। तो गुजरात और राजस्थान। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रेगिस्तान है, राजस्थान में तो है ही। ठीक है, गुजरात में भी है। चलो, उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा, इसकी रचना किसने किया है? सारे जहाँ से अच्छा, इसकी रचना जो है ये मोहम्मद इकबाल ने किया है। मोहम्मद इकबाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन है। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। किस क्षेत्र में कामगार की रोजगार की सुरक्षा, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो किस में मिलेगी? किसी भी संगठित क्षेत्र में ही तो मिलेगी, संगठित क्षेत्र में। राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है, याद रखेंगे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2O होता है, ½ H2O। इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। चलिए, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद कविता के कवि जो हैं ये कौन है? तो फ्रेंड्स, ये वीरेन डंगवाल हैं। कौन है? वीरेन डंगवाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमारी नींद कविता के कवि वीरेन डंगवाल हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और अपना स्कोर अब बता के जाइए। चलिए, वाटर खाली स्थान दिया गया एट 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा क्वेश्चन है। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बॉयल्स हो जाएगा, यहाँ पर बॉयल्स होगा, बॉयल नहीं होगा, बॉयल्स होगा। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए, अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को भाई एक